एक बीट पे ही सारा कुछ आप बोल दें तो वो रैप बन जाता है। उसमें कोई सुर की बात नहीं होती। जैसे हमारी आशा जी, लता जी, वो तो हमारी सरस्वती माँ है, हम लोग उनको सरस्वती माँ का दर्जा देते हैं। आज है कि 10 मिनट के अंदर एक सॉन्ग लिखा जाता है अच्छे से। 15,000 में मैं सोचती थी कि मुझे बेटा भी पालना है। एक्चुअली मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरे वतन के लोगों। ये जब देशभक्ति सॉन्ग आई थी तो ये आशा जी और लता जी, इन दोनों में टॉस हुआ था कि कौन गाएंगे। इस सॉन्ग को सुनने के बाद फील इतनी आई थी, इतनी ज्यादा आई थी कि जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। ये सब सॉन्ग ऐसे हैं जो शायद जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये चलते। बस चाहते हैं एक गाना आ जाए, गिटार पे बजाना जान जाए और एक बार यूट्यूब चैनल पे हम मशहूर हो जाएं, है ना। पैसा कमाने का जरिया कुछ हो तभी लोग समझते हैं नौकरी लगी, म्यूजिक को नहीं समझ। और आप आश्चर्य करेंगे कि 4 साल बाद उसी बंदे का फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आया और मैं हंसने लगी उस वक्त कि अगर आपके पहनावे बहुत अच्छे हैं, माला वाला हाथ में जितने आप घड़ियां वड़ियां इस तरह की सब कुछ आप डाल लें और आपके गले में सूर नहीं है, फिर भी आप नंबर 1 आर्टिस्ट हो। लेकिन अच्छे अच्छे गुणिया आर्टिस्ट जो बहुत रियाज किए हुए हैं, सिंपल कपड़े में जाते हैं, उनको नहीं पूछा जाता क्यों सर दिखावा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और पॉडकास्ट में, जहां पर हम बात करेंगे आज म्यूजिक से रिलेटेड। ये म्यूजिक ऐसी चीज जो दिल को छूती है और दिल से दिल तक जाती है। लेकिन उससे पहले सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, वो भी सुगंता.com के साथ। सुगंता.com जो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो अपने टीचर्स खुद चूज करना चाहते हैं। वो बच्चे नहीं, वो टीचर्स जो बच्चों से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन देख के कि क्या वो बच्चे उनसे पढ़ने लायक हैं या नहीं। जी हाँ, ये जरूरी है कि जब बच्चे अपनी चॉइस का टीचर मिलेगा तो अच्छा एक बॉन्डिंग बनेगा। और यही नहीं, उससे आप बच्चे भी अपने टीचर जो है उस साइड से इजीली चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैथ का टीचर चाहिए तो मैथ का टीचर्स मिलेगा। वो मिलेगा कहाँ पर? सिर्फ सुगंता.com पे। सुगंता.com जिसे आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से सर्च कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट टीचर या फिर बेस्ट स्टूडेंट। तो वही चले आगे अपने शो को बढ़ाते हैं डायरेक्ट्स की इंटायर टीम के साथ। वार्म वेलकम। और आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर वंदना सरगम, जिसकी नाम में ही सरगम है। वो कैसे बचपन से ही म्यूजिक से जुड़ी होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो सरगम जी, मैं आपको सरगम जी बोलूं तो ठीक है। डॉक्टर वंदना सरगम, स्वागत है आपका इस प्यारे से ब्रॉडकास्ट में। तो भाई, इस ब्रॉडकास्ट में मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम डॉक्टर वंदना सरगम है। डॉक्टर इसलिए है क्योंकि म्यूजिक से पीएचडी हूँ और डॉक्टरेट का अवार्ड मिला आप लोग के आशीर्वाद और दुआओं से। बचपन से ही म्यूजिक का माहौल था घर में, तो मैंने म्यूजिक सीखा और म्यूजिक को ही अपनाया। म्यूजिक मेरी लाइफ बन गई। और मैं वैसे तो बेसिकली समस्तीपुर बिहार से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में हूँ, लगभग 26 ईयर्स हो गए और दिल्ली में रह के ही अपने म्यूजिक का सारा काम कर रही हूँ। क्या बात है। तो ये जब म्यूजिक का सफर यहाँ दिल्ली तक आया, तो क्या इसकी उड़ान दिल्ली के प्यारे से उन म्यूजिक श्रोताओं तक पहुंचने से पहले जो सोर्सेस बने, उसमें टी सीरीज का आपने मुझे कुछ जिक्र किया था। जी जी जी। क्या था वो सफर टी सीरीज के साथ? वो सफर यूं था, पहले तो दिल्ली में कैसे आई वो छोटी सी एक बात है कि दिल्ली मेरे पापा रहते थे। पापा मेरे म्यूजिक में ही थे और बचपन से मैंने पापा से ही सीखा। मेरे गुरु पंडित संत लाल दास जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परचम को मैं लहराने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे बढ़ाऊं। और यहाँ आने के बाद दिल्ली में, जैसा आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे आई, तो माध्यम तो मेरे पापा रहे। बाकी टी सीरीज तक मैं पहुंची इस तरह से कि एक बहुत अच्छे हमारे गुणी आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है तरुण सागर जी। तरुण सागर जी बहुत अच्छा जागरण करते हैं, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं और उनके द्वारा मैं टी सीरीज में पहुंची। और जो गाना मेरा लॉन्च करवाया, नारा लगा ले, भोलेनाथ का सॉन्ग था जो पापा ने लिखा। नारा लगा ले? नारा लगा ले किसके? बाबा के नाम के। अच्छा, बाबा के नाम पे। वैसे भी आपको पता है कि बाबा के नाम पे आजकल क्या क्या हो रहा है ना। तो क्या आपको लगता है कि बाबा के नाम पे जो ये लोग अपने आप को बाबा डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद अपनी चलाते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मेरे तो एक ही इष्ट है, एक ही बाबा को जानते हैं। एक ही बाबा है, वो हमारे भोले बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, जिनके नाम से ये और सॉन्ग की लाइंस क्या है? नारा लगा ले जोर से भैया, नारा लगा ले जोर से भैया, वो ही नैया पार करेंगे, वो ही नैया। ये आप टी सीरीज
पे जाकर आप भक्ति सागर उस पर सुन सकते हैं। जाने की क्या जरूरत है, जब आप साक्षात यहाँ पर है तो हो जाए थोड़ा सा। नारा लगा ले जोर से भैया, पार करेंगे वो ही नैया। नारा लगा ले, नारा लगा ले जोर से भैया, पार करेंगे वो ही नैया। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल रे भैया, नारा लगा ले। तो ये गाना टी सीरीज पे यूं आया कि तरुण सागर जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उनके कारण ही आप समझो कि मैं टी सीरीज पे ये सॉन्ग लॉन्च कर पाई। ओके तो ये आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जब गुलशन जी के सुपुत्र ये सब संभालते थे? नहीं, अभी हाँ, अभी वही संभाल रहे हैं। अच्छा। और 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले ही अभी ये नारा लगा ले अभी लॉन्च हुआ है। ओके जी। तो ये टी सीरीज पे, तो टी सीरीज पे भोलेनाथ को अगर आपको याद करना है तो डॉक्टर वंदना सरगम जी को भी याद आ जाएगा, और आप इस गाने को सुन भी सकते हैं, और बाबा के नाम का नारा भी लगाएंगे। बाबा का नाम लेते ही अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। हमारे बोले बाबा भोलेनाथ, बस एक ही इष्ट है, और उन्हीं के शरण में जाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने शिक्षा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। कहते हैं कि जिस बिटिया को उसके पापा ही गुरु मिल जाए तो उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। मेरे पापा पंडित संत लाल दास जी, जो एक छोटे से शहर समस्तीपुर के रहने वाले थे, उन्होंने म्यूजिक सीखा। बहुत बहुत गुणी इंसान थे, लेकिन आज वो रहे नहीं इस दुनिया में। तो मैं बचपन से पापा से ही सीखी हूँ। मेरी मम्मा श्रीमती कोकिला अग्रवाल, वो सेंट्रल बैंक की ब्रांच मैनेजर थी। तो एक तरफ दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन दोनों ने लव मैरिज किया, तब की बात। क्या बात है। लव मैरिज किया, और उसके बाद संगीत की शिक्षा मुझे घर में ही मिली। धीरे धीरे पापा ने मुझे कथक डांस भी सिखाया, तबला भी सिखाया। तबला, कथक डांस और गायकी सबसे मैंने ग्रेजुएशन करी प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? जी। उसके बाद इस तरह से सफर मेरा आगे बढ़ता चला गया धीरे धीरे। कोई राग के बारे में अगर आप बताएं कि कोई ऐसा राग पहले कहते थे कि जब बारिश करवानी हो? मियां मल्हार। कौन सा वाला? मियां मल्हार। मियां जी का मल्हार। मियां मल्हार राग गाइए आप। अच्छा। और एक दीपक राग है जिससे जब गाते हैं तो उससे आग लग जाती है। क्या बात है। वैसे भी दिल्ली में बहुत सारी आगे लग रही है, गर्मी और जून में तो आपको पता ही है कि काफी आग लग जाती है, लेकिन ये म्यूजिक से आग लगाना, और इसके पीछे कोई कहानी है मेरे ख्याल से? कहानी क्या ही है, दीपक एक राग है जिससे कहते हैं कि पहले एक मूवी आई थी, शायद तानसेन थी ऐसे, तो उसमें जब वो गा रहे थे तो अचानक उनके शरीर में ही आग लग गई थी। तो उसको बुझाने के लिए फिर मियां मल्हार राग गाना पड़ा था। मियां मल्हार, गौर मल्हार, सुर मल्हार, सारे आपके मेघ वाले राग हैं। क्या ऐसा तो साइंटिफिक होता है ऐसा? सच बताइएगा। आप डॉक्टर की उपाधि आपने म्यूजिक में ली है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? मैं आपको इसका एक आंखों देखा हाल बताऊंगी कि पापा के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखने आते थे, बहुत सारे। तो उसमें एक बार इतनी गर्मी थी, सारे महाराष्ट्र से, पुणे, मुंबई, हर जगह से बच्चे आते थे पापा से सीखने के लिए। तो पापा ने कहा कि आज शुरुआत करते हैं सिखाने का। तो बच्चों ने कहा नहीं गुरुजी, आज हिम्मत नहीं है, इतनी गर्मी है कि आज हिम्मत ही नहीं है। और देखिए, बोलते हुए मेरे बूज बम्स, ये कहते हैं ना, रोए जग उठे हैं कि ये सच्चाई है। हमने देखा है अपने पापा के बगल में बैठकर, उस टाइम की साधना होती थी, वो रियल साधना उसको कहते हैं, कि पापा ने मल्हार शुरू किया, और एक से एक जितने मल्हार होते हैं, और उस गर्मी के दौर में कहाँ से बादल गरजे और कहाँ से बिजली चमकी और कैसे बारिश हुई, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे आंखों देखा हाल है कि वो जितने स्टूडेंट्स थे जो गर्मी में परेशान हो रहे थे, वो बस सारे पापा के शरण में थे। ये मेरे आंखों देखा हाल है। तो उनका कोई एक थोड़ा सा अंश आप में भी बाकी है, तो मैं चाहूंगा कि कोई एक राग आप भी पेश करें। राग तो सभी अच्छे हैं। एक अहिर भैरव राग, जिसमें जितनी भी बंदिशें मैं बच्चों को सिखाती हूँ सारी मेरे पापा की लिखी हुई है। पापा ने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है रागायन। तो रागायन का 1st, 2nd, 3rd पार्ट तीनों मार्केट में है, और मुझे अब लाना भी है क्योंकि अब पापा रहे नहीं, तो अमेजोन, और कोशिश कर रही हूँ कि वहां तक लेकर आऊं। अहिर भैरव एक राग है जिसकी बंदिश है जा रे जा रे जा रे बदरा, जा रे जा रे जा रे बदरा, गरज गरज के आज न बरसो
पिया घर नाही डरे जियरा, जा रे जा रे जा, जा रे जा रे जा, रे ग म प ग म प ध नि ध म म ग म रे ग म प म ग रे सा, सा रे नि सा ध नि प ध नि सा रे 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 सा सा रे ग रे सा, सा रे म ग रे सा, रे ग म प ध नि ध प ध नि रे ध नि ध म म ग म रे ग म प म ग रे सा, जा रे जा रे जा रे बदरा। क्या बात है, क्या बात है। आजकल वो तो जमाना ही आपको पता ही है, टॉक के साथ साथ म्यूजिक कर संभालना जी, बड़ा बिल्कुल। मुश्किल होता है। क्या आपको लगता है कि ये जो दौर है, आज का दौर जो है, इसमें कई लोग नई तरह के जो म्यूजिक चल रहे हैं आज की दौर में, जी। क्या चॉइस करना मुश्किल नहीं हो जाता है कि अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें और कुछ नए म्यूजिक की बात करें? एवरी टाइम द जनरेशन गैप हमेशा म्यूजिक को सोच के साथ रहा है, तो उसके विषय में बताइए कि कैसा सोचते हैं आप? मैं तो यही बताऊंगी आपको कि कोई भी म्यूजिक, चाहे सूफी हो, फिल्मी गाने हो, या क्लासिकल हो, या गजल हो, या भजन हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि सुनने में खराब लगे। सबके अपने अपने पैशन हैं, शौक हैं। कोई सूफी गाते हैं, कोई गजल गाते हैं, कोई भजन गाते हैं। मैं हूँ, जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊंगी कि पापा ने बोला बेटा क्लासिकल नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, क्लासिकल आपका बेसिक है। आप गाइए गजल भजन फिल्मी गाने गाइए, बट क्लासिकल जो है, आज जो मैं गा रही हूँ उनकी दुआ उनका आशीर्वाद है। और आज के जनरेशन जो भी गा रहे हैं, आप देखिए गाना यूं उठता है और यूं लाखों में व्यूज चले जाते हैं, करोड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि आज का जो पैटर्न चल रहा है सिंपल चल रहा है। सिंपल पैटर्न में लोग गाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं वैसे बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन एक मैंने अपने बेटे के लिए सॉन्ग लिखा है जो आने वाला है। बिल्कुल सिंपल है लेकिन लोग पसंद करेंगे, और लिखा भी मैंने है और गाएंगे ये। जैसे है ये गाना कि हवा का झोंका था, हवा का झोंका था, बह गया कैसे, था उड़ता पतंग कट गया कैसे, था उड़ना मुझे आसमानों में, गिर गया गिर गया गिर गया कैसे। अब देखिए इस सॉन्ग को सभी सुनेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन बिल्कुल सिंपल सुनना चाहती है। उकुलेले पे या गिटार पे आप गा के डाल दीजिए, लाखों व्यूज आ जाएंगे। तो आज के जनरेशन भी जो गा रहे हैं वो अच्छा ही है। नहीं, लाखों व्यूज तो अभी भी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप इस वक्त आरजे अमित माथुर के साथ हम म्यूजिक में तड़का ढूंढते हैं। क्या म्यूजिक में तड़का लगाने के लिए जो आज का म्यूजिक है, जैसे रैप म्यूजिक है, तो को कितना तड़का लगा पाता है इस शास्त्रीय संगीत के साथ? रैप म्यूजिक भी अपनी जगह पे एक गायकी है कहेंगे, लेकिन उसमें कोई सुर का वो प्रैक्टिस, सुर की प्रैक्टिस तो होती नहीं है उसमें। एक ही जगह पे बीट पे आप सारी चीज आप बोल दो, वो रैप बन जाता है। बीट पे एक बीट पे सारा कुछ आप बोल दें तो वो रैप बन जाता है, उसमें कोई सुर की बात नहीं होती। और जहां तक अमित जी आपको पता ना हो या मुझे ना पता हो, जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब, मैं पहले की बात बताऊं तो हमारे किशोर दा जी के जो बड़े भाई साहब हैं अशोक दा, उन्होंने गाया था रेलगाड़ी ऐसे समथिंग कोई सॉन्ग था, तो जिसमें उन्होंने सुर में बद्ध कर दिया था। अगर उसको रेलगाड़ी चुक 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 चुक, तो ये रैप बन जाएगा। ऐसे करेंगे तो ये रैप बन जाएगा। सेम वैसे ही जैसे मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका, और एक था अरे जा रे हटे नट खट न छोर मेरा, ऐसे कुछ था उसमें, अरे जा रे हटे नट खट। अगर अभी ऐसे आप केवल बीट पे गा दे तो ये रैप बन जाएगा। चूंकि पहले भी गा चुके हैं लोग, तो रैप तो बहुत पहले तो मेरे ख्याल से आप इसे अपना वो पुराना 90s से पहले का जो दौर में था जी, तो अपनी आवाज से एक बार सुर पे चार चांद लगा दी। 90s के दौर में था सॉन्ग, कोई सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं? यही वाला जो या जो आपको याद नहीं है, जो याद हो आपको। उस टाइम तो बहुत सारे गाने आए थे इनके भी। कुमार सानू है हमारे, अलका याग्निक है। हम लोग जब पैदा हुए थे वो बड़े हुए थे, तो इन लोग के गाने सुन सुन कर ही हम आगे बढ़े हैं। सोनू इनके कुमार सानू जी के थे, बहुत अच्छे एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ये गाना बहुत अच्छा फेमस हुआ था उनका। और एक था जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं,
लोग तो क्या कह सकते हैं, लीजेंड है ये लोग, जैसे कुमार सानू जी, हमारी अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, सोनू निगम क्या जी। आपको लगता है कि इस दौर में जब 90s का दौर चल रहा था जी तो लोग शास्त्रीय संगीत को थोड़ा जहन में रख के गाना नहीं गाते थे? ऐसा कोई आर्टिस्ट आपके माइंड में हो? नहीं, शास्त्रीय संगीत को जहन में रख के जो गाना गाते थे, उसमें जो गाना गाते थे सोनू निगम जी सिर्फ सोनू निगम का और नाम आता है। कविता कृष्णमूर्ति जी। कविता कृष्णमूर्ति जी, जी। ये हमेशा क्लासिकल को बिल्कुल आगे रख के मैंने सुना है जहाँ तक। और बाकी जैसे कुमार सानू जी हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था ज्यादा क्लासिकल गाने की जरूरत नहीं है, रियाज करने की जरूरत नहीं है। तब कैसा फील हुआ था आपको? थोड़ा तो एक्चुअली उनका ये कहना था, वो अपनी जगह ठीक थे, कि हमारी गले की टोन देखकर डायरेक्टर ने ले लिया, म्यूजिक डायरेक्टर ने, कि अभी गला अच्छा है, चल रहा है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं अपनी ओपिनियन दूंगी कि क्लासिकल सीखना और गाना और प्रैक्टिस में रखना, रियाज करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने गाना है आगे, बॉलीवुड गाना, हमारे अरिजीत सिंह को ले लीजिए, उनके 2-3 गुरु हैं जहां तक मैं जानती हूँ। उन्होंने बंगाली भी सीखा, उन्होंने हिंदी सीखा, क्लासिकल सीखा, सब कुछ सीखा है। और क्लासिकल में उन्होंने इतनी रियाज करी है, शायद हमने भी नहीं करी होगी। अरिजीत सिंह ने बहुत रियाज करी है और आज वो नंबर 1 बॉलीवुड के गायक हैं। तो क्लासिकल आप बेस रखेंगे तो आप सब कुछ गा सकते हैं। ठीक, ये क्लासिकल का दौर अगले कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक ब्रेक जरूर लग गया। बिल्कुल। क्योंकि जब 90s से हम जरा सा झूम लू में तक पहुंचे, है ना, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि आशा जी की आवाज है मेरे ख्याल से। तो आशा जी ने जब ये गाना गाया था जी। कि जरा सा झूम लू में, और उस वक्त एक जो दौर चल रहा था, उसके विषय में कुछ बताइए। कभी सोचा भी नहीं था कि एक आशा जी की आवाज जो है काजोल के ऊपर फिल्माई जाएगी? बिल्कुल, आशा जी की आवाज बहुत नए नए जितने भी हीरोइंस हैं उन पे भी फिल्माई गई, क्योंकि उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, जैसे हमारी आशा जी, लता जी, वो तो हमारी सरस्वती माँ हैं, हम लोग उनको सरस्वती माँ का दर्जा देते हैं। तो उन लोग की आवाज ऐसी थी, वर्सटाइल जिसको बोलते हैं, कि वो पुराने में भी और नए में भी रम जाते थे। तो आशा ताई हमारी जो थी, वो ऐसी थी जिनको वर्सटाइल सिंगर बोला जाता था, कि वो पहले भी जा सकती थी, पहले के सिंगर जितने थे उनकी आवाज में, और नए में काजोल तक आई हैं। वो नए में काजोल को बहुत अच्छी आवाज दी है उन्होंने, जरा सा झूम लूं में, है ना, ये गाने हैं। और गजल में भी गाया है उन्होंने, सलोना सा सजन है और मैं। गजल भी वैसे ही थी, बॉलीवुड भी वैसे ही, वो तो क्या ही कह सकते तो मेरे ख्याल से ये सलोना सा सजन है। सा सजन तो आपकी आवाज में हो जाएगी। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये जो सजन और प्यार मोहब्बत की बातें होती है, कहते हैं कि म्यूजिक के बगैर कोई भी सफर इंसान का पूरा नहीं होता जी। धड़कनों से लेके, जन्म से लेके जो धड़कनें मिलती है, वो पहला म्यूजिक माना जाता है, ईश्वर का दिया हुआ, कि आपकी धड़कनें चल रही हैं तो आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। द म्यूजिक इज सोल, म्यूजिक इज पावर ऑफ पैशन। कभी भी अगर जो जॉइंट में रहता है, क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने लेवल पे लेजेंड्स की तरह अपने आप को परफॉर्म करें एज अ डॉक्टर उपाधि लेने के बाद? नहीं, बिल्कुल मैंने सोचा, बिल्कुल, लेकिन बहुत कुछ अधूरा रह गया। कहते हैं ना, सपने ख्वाब इंसान सजाता है लेकिन वो अधूरा रह जाता है। अधूरे मेरे ख्वाब रह गए कि पापा मम्मी के सामने कुछ अच्छे स्टेज पे परफॉर्मेंस करना। तो संगम कला में मैं आई थी, संगम कला कंपटीशन था जिसमें सोनू निगम जी आए थे, सभी लोग, मैंने अवार्ड जीते थे उसके। और उसके बाद मैं बाकी आगे आपको क्या ही कहूँ, उस मंच को तो पाना चाहती हूँ जहाँ पे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मैं करूँ, लेकिन पंडित बिरजू महाराज जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। 4 साल मैंने ठुमरी गाया और उन्होंने परफॉर्म किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि मैंने उनके साथ परफॉर्म किया और उन्होंने बैठ के मुझे सिखाया है, काहे छेर छेर मोहे गरवा लगाए, काहे छेर। लोग बॉलीवुड में सुनते होंगे इस सॉन्ग को, लेकिन मैं सामने बैठकर उनसे सुनकर
उसको याद किया है उसको मैंने, और उन्होंने परफॉर्मेंस किया कमानी ऑडिटोरियम में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मंच आगे बड़ा, स्टेज मिले ना मिले, जो मिला है यही बहुत है, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी अकेली ही गुजारी है। पापा मम्मी के जाने के बाद बिल्कुल अकेली रही, और आज मैं थोड़ा पीछे ज़रूर हूँ, लेकिन अपने आप को खुश मानती हूँ। पीछे हूँ लेकिन खुश हूँ, इतना है। आपको लगता नहीं कि ये जो आप अपने लिए सोचते हैं कि मैं पीछे हूँ, मैं तो सोचता हूँ आप बहुत आगे हैं, क्योंकि हर एक किसी को इतना ज्ञान होना संभव भी नहीं है, और जिस फील्ड में आप हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ अलग टच आपने खुद जो नेक्स्ट जनरेशन को देने की सोची है। जी। जैसा आपने बताया कि अपने बेटे के लिए आपने गाना लिखना शुरू किया, तो ये लिखने की कला कैसे आपको एक और एक्स्ट्रा एनर्जी देती है? लिखने की कला तो पहले तो मैं बताऊंगी कि ये पापा से ही आया है। पापा को लिखना पसंद था, म्यूजिक कंपोजिशन करना पसंद, और गायकी तो थी। बहुत उम्दे आर्टिस्ट थे वो। तो मैं उन्हीं से में से आया है कि किसी चीज की थॉट पे लग जाती हूँ तो शायद मैं आज है कि 10 मिनट के अंदर एक सॉन्ग लिखा जाता है अच्छे से, मैं लिख देती हूँ। अच्छा। तो ये डायवेक्स के सभी श्रोताओं को बता दें कि 10 मिनट में अगर आप गाना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब ये एक डॉक्टर ने बोल दिया है, जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है, वो कह सकते हैं कि 10 मिनट में आप एक गाना अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक्चुअली तब जब आप उस चीज में बिल्कुल रम जाते हैं, किसी भी चीज में, जैसे कुकिंग कोई करते हैं तो उसमें रम जाते हैं कि ऐसे रेसिपी बना देते हैं। तो आज मैंने 12-12 घंटे की प्रैक्टिस करी क्लासिकल की, 4 घंटे सुबह, दोपहर, फिर शाम। तो करते 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 आज यहाँ तक पहुंची कि कुछ थॉट आते हैं तो वो लिरिक्स के साथ कंपोजिशन बनते चले जाते हैं। एक अच्छे राइटर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? एक अच्छे राइटर्स के लिए यही एडवाइस है कि अच्छे अच्छे लिरिक्स लिखें। देखिए लिरिक्स आजकल को तो कौन नहीं लिखना चाहता, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ अच्छी टिप्स दीजिए। मैं टिप्स, उन्हें मॉर्निंग में क्या सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या सच में कहीं और जाने के बाद कुछ याद आता है, हाँ भाई पहाड़ों पे चलते हैं, तो रोमांटिक लिखेंगे। राइटर्स का क्या होता है, वो पहाड़ों पे घूमने गए, मसूरी चले गए, वहाँ का उन्होंने पूरा जो भी सीन है देख लिया, और क्रिएटिविटी वहीं पे हो जाती है। अगर हम कहीं पे बैठे हैं, उदास बैठे हैं, किसी चीज को सोच रहे हैं, तो वो सोचते 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 लिखा जाता है। एक सॉन्ग मेरा आएगा, अभी मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन कुछ जिंदगी पे ऐसे मतलब एक सॉन्ग मेरा आएगा, मैं बताऊंगी नहीं, अभी नहीं बता सकती, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन में रखना। मैं आऊंगी फिर आऊंगी आपको बताऊंगी। तो वो सॉन्ग आएगा मेरा, वो जल्द आने वाला है, जिसके थॉट मैंने अपनी जिंदगी से लिए, कि जो मेरी जिंदगी में हुआ उससे शेर निकल के आया। वो भी 2:30 बजे रात में, 2:30 बजे रात में मैंने शेर लिखे। और गाने का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा जोगनिया, तो वो जरूर आएगा और जल्द आएगा, फिर आप सुने, उसके बाद मैं उसके लिए बात करूंगी। क्या मतलब सपने में आपको कोई जोगनिया दिख गई थी तो आपने उसे पेपर पे उतार दिया? नहीं, सपने में तो कुछ भी नहीं दिखता। सपने तो आंख खोल के देखती हूँ, क्योंकि पूरे करने हैं। जो सो के सपने देखते हैं वो सपने नहीं होते। सपने देखना चाहिए आंख खोल के, ना कि नींदों में। जब आंख खोल के सपने आप देखोगे ना, तो आपकी उड़ान बहुत ऊंची जाएगी। एक वक्त था कि मुझे सैलरी मिलती थी, 2010 में सैलरी थी मेरी 15,000। एक स्कूल ज्वाइन किया था, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। 15,000 में मैं सोचती थी कि मुझे बेटा भी पालना है। एक्चुअली मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत सारी चीज मेरे साथ हुई, बहुत सारी ट्रेजेडी हुई, तो मैं अकेली हो गई। और 1 साल के बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेकर पालना दिल्ली शहर में बहुत मुश्किल था। तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया जहां मेरी 15,000 सैलरी थी, और आज के डेट में मैंने कुछ महीने पहले तक 15,000 मैंने किराए भरे। तो जब मेरे सपने बड़े थे तब मैं वहां तक पहुंच के आई, जहां मैं 1 महीने में 15,000 कमाती थी, वहां 1 महीने का किराया 15,000 भरती हूँ। तो ये आपकी क्या है, सपने की उड़ान है। तो इसलिए आप हमेशा बड़ा सोचो, और वो भी खुली आंख से सोचो। मेरा ये एक्सपीरियंस है, सोकर सपने मत देखो। वो डायवेक्स के सभी श्रोताओं को बता दें कि ये कहावतें हैं कि सपने देखो और सो के देखो। ये सच्चाई है कि जो इंसान आंख खोल के सपने देखता है उसी के सपने साकार भी होते हैं। बिल्कुल। सपनों की बात चल रही है, तो सपनों के बारे में बात करते करते हम चलते हैं उन लम्हों की तरफ जब लता जी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, आशा जी के बारे में कुछ बता रहे थे। जी अमित जी, शायद आपको पता ना हो, लेकिन मुझे भी वैसे पता नहीं था, बाद में पता चला कि एक देशभक्ति सॉन्ग आई थी। देशभक्ति सॉन्ग? हाँ, वो है मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। ये जब देशभक्ति सॉन्ग आई थी तो ये आशा जी और लता जी इन दोनों में टॉस हुआ था कि कौन गाएंगे। मतलब क्रिकेट मैच की तरह टॉस हुआ था। उस तरह से टॉस हुआ था, और जब टॉस किया गया तो वो किसके हक में आया आपको पता है? लता जी के हक में आया। और तब लता जी ने इसको गाया था। आज पूरी दुनिया ये सॉन्ग सुनती है, और जो भी सुनते हैं उनके आंखों से पानी जरूर आता है, क्योंकि वो फील लता जी ने दी इसमें। लता दीदी ने ऐसी फील दी है कि बस उसके आगे कुछ है ही नहीं। इस सॉन्ग को सुनने के बाद फील इतनी आई थी, इतनी ज्यादा आई थी कि जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस सॉन्ग में कितनी फील दिया लता दीदी ने। ये तो रही लता दीदी की बात। और साथ में जब हम बात करते हैं कि वो जो पैपी नंबर्स थे, खासतौर पे शोले का या फिर ऐसे गाने, तो ये गाने जब बन रहे थे, जिस मेकिंग में था, क्योंकि आपने डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त करी है वो भी म्यूजिक में, तो क्या शोले से रिलेटेड कुछ याद आता है आपको शोले के गानों में से? शोले के गाने में मैंने बहुत छोटे में देखा है, बहुत छोटी थी जब ये मूवी आई थी, उसके बाद मैंने देखा नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना बसंती नाच, वो गाना जो है बहुत अच्छा गाना है वो। हो जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, एक तो ये है, और एक है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे है क्या शायद, है ना? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये सब सॉन्ग ऐसे हैं जो शायद जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये चलते, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये दुनिया में ये गाने जो है बिंदास चलते रहेंगे। लेकिन सच रहेगा कि आप जब आज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, म्यूजिक पढ़ाते भी हैं आप, तो कहाँ ऐसा लगता है कि कितना ध्यान दे पाते हैं? क्योंकि आपने अपने पिताजी के बारे में जिक्र किया कि वहां पर बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ने वाले, तो आज के पढ़ने वाले और उस टाइम के पढ़ने वालों में क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि उस टाइम जो पढ़ते थे वो गुरु जी के मुताबिक चलते थे, जो गुरु सिखा रहे हैं वही वो सीखते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरी एकेडमी है जनकपुरी में, जहाँ पे बच्चे आते हैं और कहते हैं मुझे बस श्याम जगत में गाना है, आप इतना सिखा दो कि मैं बस श्याम जगत में गा लूँ। उनका कोई लेना देना नहीं है क्लासिकल से, कोई लेना देना नहीं है कि गले की कुछ प्रैक्टिस करके गला तैयार कर लें। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। पहले क्लासिकल था और आज के टाइम में है बस चाहते हैं एक गाना आ जाए, गिटार पे बजाना जान जाए और एक बार यूट्यूब चैनल पे हम मशहूर हो जाए। तो आज का टाइम वो चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम बस मुझे बॉलीवुड सिखा दो, मैम मुझे बस श्याम जगत में गा लेना है। मैंने कहा उसके लिए भी तो बेसिक करना पड़ेगा, बेसिक आपको करनी पड़ेगी, आपको क्लासिकल करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई करने के लिए राजी नहीं है। नहीं। वो सब ये आके बहुत बोलते हैं कि बस ये करना है, बस ये करना है, लेकिन बेस किसी को नहीं मिल पाएगा। बेस कोई नहीं चाहते हैं तैयार करना, सब चाहते हैं शॉर्टकट में काम हो जाए मेरा, बस शॉर्टकट में मैं आर्टिस्ट बन जाऊं। तो वो नहीं होना है, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करी है म्यूजिक में, तब जाके शायद एक साल लग पाता है एक सच्चा सुर लगाने के लिए, जिंदगी बीत जाती है। आपको मैं बताऊं अमित जी, जब हम लाखों की भीड़ में प्रोग्राम में रहते हैं तो हमें क्या मिलती है उसके बदले? 12 घंटे अगर हमने रियाज किया तो पता है क्या मिलता है? जब एक महफिल में जाओ, वाह क्या बात है, ये हमें मिलता है। और ये वाह क्या बात है सुनने के लिए हमें 12-12 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। बट आज की जनरेशन प्रैक्टिस नहीं करना चाहती है, वो चाहती है शॉर्टकट में बस कुछ थोड़ा मोड़ा ऐसा हो जाए कि मैं फेमस हो जाऊं। तो आपके स्टूडेंट्स में ज्यादातर बॉयज रहते हैं, गर्ल्स रहते हैं, या फिर? नहीं, गर्ल्स तो करना चाहती है। अच्छा। गर्ल्स तो आप बेसिक दे दो वो भी करेंगे, क्लासिकल भी करेंगे। बॉयज में ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं बस गिटार पे 1-2 गाने सिखा दो, आप भजन सिखा दो, मेरा नाम हो जाए और मैं जल्दी कर लो, शॉर्टकट। तो पहले के और अभी में यही अंतर कि पहले के लोग गुरु के सुनते थे और आज के टाइम में हमें स्टूडेंट्स के सुननी पड़ती है। क्या बात है, ये पॉइंट बहुत हॉट हो गया है। हम उसको टीजर पे भी लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे, टेंशन नहीं। ये काट देना है। कई चीजें ऐसी होती हैं जब आप स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो म्यूजिक में
जब आप किसी को कुछ समझाते हैं और वो नहीं कर पाता, तो क्या आप पहले की तरह उनको, जैसे स्टूडेंट्स को छड़ी या उसका इस्तेमाल करते थे समझाने के लिए या पनिशमेंट देने का, तो क्या आज भी वो दौर है कि आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, या फिर पनिशमेंट को लोग कितना मानते हैं आज की डेट में? नहीं सर, मैं जहाँ तक मेरे को 20 इयर्स हो गए एकेडमी चलाते हुए, बच्चों को मैंने सिखाया, तब से मैं सिखाती आ रही हूँ। लेकिन सर मेरे बच्चे ऐसे नहीं जो पनिशमेंट से ही सुधरेंगे, ऐसी कोई बात। मेरी एकेडमी है जनकपुरी में, जिसका नाम मैंने पापा मम्मी के ऊपर ही रखा है, पंडित संत श्याम कोकिला म्यूजिक कॉलेज। पंडित संत श्याम पापा का नाम और कोकिला मम्मा का नाम, पंडित संत श्याम कोकिला म्यूजिक कॉलेज है, जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, सीखते हैं। और आज के टाइम में मैं कोई पनिशमेंट नहीं देती, बच्चों को प्यार से सिखाती हूँ। आप मानेंगे नहीं, मैंने गुरुकुल बना रखा है। बच्चों को अगर भूख लगती है तो मैं बनाकर खिलाती भी हूँ, चाय भी पिलाते हैं। और बच्चे इतने घुले मिले हैं कि आकर मुझे कह देते हैं कि मैम एक कॉफी मिल जाएगी क्या? तो कॉफी तो हमारे पास है, एक्चुअली चीयर्स कर लेते हैं इसी बात में। ये कॉफी पूरी डायवेक्स की टीम आपको पिला रही है इस वक्त। फिलहाल सच बताइएगा, अभी तक तो आप सच ही बता रही हैं, क्या बॉलीवुड नंबर्स, कभी गाने की कभी आपकी दिल से इच्छा हुई कि कोई डायरेक्टर या फिर कोई प्रोड्यूसर, जैसे कि अभी कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो कि आप ही की एज से ज्यादा भी है, तब भी वो लोग सिंगिंग में उतरे हुए हैं और वो क्लासिकली गाते हैं, और उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शायद आप समझ गए होंगे कि वो किसी की वाइफ भी है, और उसके बाद वो ओशो के पास, रजनीश के पास चली गई थी, वहां से वापस आई, फिर उन्होंने एक गाना गाया क्लासिक वाला और सक्सेस मिल गई, है ना? तो ये नाम लिए बगैर जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर वैसे तो मेरे दिमाग से आउट ऑफ माइंड है। मैं रेखा जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो रेखा हमारी क्लासिकल कई फिल्मी गाने उन्होंने गाए हैं। रेखा भारद्वाज? जी हाँ, मैं रेखा भारद्वाज जी की ही बात कर रहा हूँ। उनका एक गाना बड़ा फेमस हुआ, वैसे तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। उनका एक गाना था, जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। बिल्कुल, ये नमक बहुत सर चढ़ के बोला बॉलीवुड में। बहुत अच्छा गाया उन्होंने, चाहे लिरिक्स जैसे भी हूँ, लेकिन मुझे उसके कंपोजिशन और गायकी वो चीज मुझे अच्छी लगी थी। उन्होंने गाया था, मैं चांद निकल गई हो जी, मैं चांद निकल गई दैया रे। बड़ा अच्छा सुर लगाया उन्होंने। ओ भीतर भीतर आग जले, बात करूं तो सेक लगे। आज भीतर भीतर आग लगे, बात करूं तो सेक लगे। मैं चांद निकल गई दैया रे, अंग पे ऐसे छाल परे। तेज का झोंका क्या करूं, सी सी करती, हंसी सी 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 करती मैं मरूं। जुबां पे लगा जे है, जुबां पे लगा, जुबां पे लागा रे नमक इश्क का है रे, नमक इश्क का। जुबां पे लागा रे नमक इश्क का है रे, नमक इश्क का। देखिए, ये नमक और तड़के वाली बातें हैं जो कि म्यूजिक में इस वक्त चल रही है। डायवेक्स की पूरी टीम इसे एंजॉय कर रही है यहाँ पे। लेकिन सच बताइएगा कि ये जो पैटर्न है, जो कि एक एज में आने के बाद लोगों को लगता है कि शास्त्रीय संगीत गाएंगे तो जल्दी फेमस हो जाएंगे, है ना? लेकिन वो कहते हैं ना कि जवानी में आपने तो वो शास्त्रीय संगीत का अनुभव किया ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी। लेकिन आप इस उम्मीद से चलते हैं कि हाँ, एक एज आने के बाद जो है शास्त्रीय संगीत आपको मदद करेगा। स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे आप? सर मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दूंगी कि वो क्लासिकल म्यूजिक जरूर करें। क्लासिकल म्यूजिक साधना जिसको कहते हैं, किसी भी चीज की साधना बहुत जरूरी है। चाहे आप योग करते हैं तो योग में भी साधना है। तो सुर की साधना कीजिए, सा लगा रहे हैं तो सा पे ठहराव करें, रे को अपना माने किसी भी चीज को। लता जी ने ये बोला था, हमारी दीदी ने, कि मैं माइक से मोहब्बत करती हूँ। तो जब तक हम किसी चीज से मोहब्बत नहीं करते हैं उसको अपना नहीं पाते हैं। तो जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक है उसका बेसिक का रियाज करें, जो हमारा सारे गा मा पा धा
ये सब चीजें आप रियाज करें और इसको बिल्कुल अपना कर चलें। तो क्लासिकल के बाद जैसे मैंने, ये मेरा फ्लेवर नहीं है जो अभी मैंने आपको सुनाया, लेकिन मैंने क्लासिकल कर रखा है। तो पापा का कहना था कि बेटा क्लासिकल कर लोगे तो चाहे आप गजल गाओ, सूफी गाओ, कुछ भी गाओ, क्लासिकल गाओ, बंदिशें गाओ, एवरीथिंग, आप सब कुछ गा सकते। मेरे को आपने अभी गजल्स का नाम लिया, ये गजल्स में जो होता है वो थोड़ा तड़का लगाते हुए कुछ अनूप जी से भी रिलेट रहा, आपका संबंध रहा ना? अनूप जलोटा जी, गुरुजी मैं उनको कहती हूँ, नाम नहीं लेती। तो अनूप गुरुजी से मेरा मिलना हुआ था। मैं मुंबई गई थी तो उनकी भांजी मुझसे मिली थी, एक एकेडमी में गई थी, तो उनकी भांजी से मैंने कहा तो वो घर ले गई थी। वहाँ मैं मिली उनसे तो वो एक शूट में बिजी थे साईं बाबा के भजन में। तो उन्होंने मुझे भी बिठाया, बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया, बिठाया, और वो शूट में भी मुझे उन्होंने शामिल किया। तो उनसे मैं मिली। उसके बाद अभी फिलहाल आपसे मिलने के पहले ही एक गाना मैंने वो ट्रैक बनवाया है जिसमें एक भजन आ रहा है, कान्हा रे। उस कान्हा रे में मेरा जो जितना पार्ट है मैंने गा दिया है, गुरुजी का पार्ट बचा हुआ है। अनूप गुरुजी से जब भी मुलाकात होगी, अभी मुंबई जाऊंगी जब, तो फिर वो गाएंगे भी और वहीं पे शूट, मतलब जन्माष्टमी के आसपास आ ही जाए, शायद आ ही जाए। आप लोग की दुआ रही, आशीर्वाद रहा तो जरूर जल्दी आ जाए। ठीक। और हमारे जो दर्शक कावड़ वालों के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग जो आपका ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, उसे एक बार और गुनगुना दीजिए प्लीज। नारा लगा ले, नारा लगा ले जोर से भैया, पार करेंगे वो ही नैया, नारा लगा ले। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल रे भैया, नारा लगा ले। दूरी देख कर मत घबराना, बम के पीछे चलते जाना, हिम्मत ना हारो वो है सहारे, ध्यान हृदय में धरते जाना, बाबा ही नैया बाबा के भैया, बाबा ही भव से पार करेया, नारा लगा ले, नारा लगा ले जोर से भैया, पार करेंगे वो ही नैया, नारा लगा ले। तो ये हमारे साथ डॉक्टर वंदना जी हैं जो अपनी आवाज के जरिए आपका दिल जीत रही हैं, और डावेक्स की पूरी टीम भी बहुत इंजॉय कर रही है आज भी। लेकिन ये बताइए कि जब ये आप अनूप जलोटा जी की बात करती हैं तो ये बिग बॉस में भी गए थे जी, है ना? वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि मूछें बन जाती हैं आपकी भी। हाँ, कॉफी पीने से बन जाती है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, हमारी वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। मेरी भी बच है। फिलहाल हम बात कर रहे थे जैसे अनूप जलोटा जी की जी। तो ये अनूप जलोटा जी के साथ जैसे आपका जाना हुआ वहाँ पे, और ये जो बिग बॉस की जो कहानी थी जिसमें हमें समझ में आ रहा था कि उनके साथ कोई उनकी शिष्या भी गई थी, तो ये बातें कहाँ तक सत्य है? आप उनसे पर्सनली मिली हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि हाँ ये जो अफवाहें थी अनूप जी के लिए? तो मुझे तो ये अफवाहें लगती हैं, अफवाहें हैं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं और मैं गुरुजी से इतना फैमिलियर नहीं हूँ। मैं गई थी, मीट करके आ गई थी, एक बार दोबारा मुझे जाना है। तो ये जो मैं देखती हूँ, मैं यही कहूँगी, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। जब मैं पैदा भी नहीं हुई होंगी तब से वो सम्राट हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मेरा अनुभव गुरुजी के साथ बहुत अच्छा रहा है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उनके पास, बहुत इज्जत मिलते हैं मुझे, और जो भी मैं सुर लगाती हूँ वो बहुत अप्रिसिएट करते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ कह नहीं पाऊंगी। तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज कह दीजिए ना, वो जो उनका वो गाना है जो हम थोड़ी बात कर रहे थे, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। क्या बात है भाई। कृष्ण भगवान हो या फिर भोलेनाथ, सबकी एक ही जर्नी कैसे होती है, क्योंकि हर एक के लिए हमने अलग अलग भजन बनाए हुए हैं, बिल्कुल है ना? तो ये जो भजन संध्या जब होती है
तब आपको सम्मान भी किया जाता होगा। तो आज जो सम्मान करते हैं लोग, उनके विषय में कुछ कहें। आज का सम्मान कैसे बताऊं, मेरा अनुभव तो शायद ठीक नहीं रहा है, क्योंकि सम्मान के नाम पे जैसे 15 अगस्त पे भी मैं गई, बहुत बार गई हूँ, जब हमारा पूरा देश देशभक्ति में डूबा होता है, तब हम आर्टिस्टों को बुलाया जाता है गाने के लिए। उस टाइम तो फोन पे बोला जाता है कि हम आपका ये करेंगे, सम्मान करेंगे, आ जाइए वंदना जी, ये होगा वो होगा। लेकिन हम जब जाते हैं उनके पास, तो एक शॉल, एक चुन्नी और एक हाथों में गुलदस्ता देकर हमें वही सम्मान किया जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारे देश के हैं या हमारे देश के बाहर के हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वो बहुत मेहनत करके, रियाज करके वो आपके सामने आते हैं, तो जो उनका हक बनता है ना, वो आप उनको जरूर दें। वो इनके लिए गिफ्ट होता है आपकी तरफ से, आपकी तालियां, आपकी वाहवाही। और वो इसलिए नहीं, हमारे कहते हैं कि पापा ने मुझे कहा था कि जब मैं म्यूजिक टीचर बन गया, गाने लगा, तो भी गांव वाले लोग कह रहे थे बाबू कुछ बनोगे, कुछ काम धाम करोगे, क्योंकि म्यूजिक उनके नजर में कुछ भी नहीं था, है ना। पैसा कमाने का जरिया कुछ हो तभी लोग समझते हैं नौकरी लगी, म्यूजिक को नहीं समझते। नहीं, आर्टिस्ट के साथ होता है ऐसा। होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि चुन्नी ओढ़ाने से, सम्मान देने से कुछ नहीं बनता। एक इंटरव्यू में मैंने अरिजीत सिंह जी का भी सुना है इंटरव्यू, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि आप आर्टिस्टों को बुला तो लेते हैं, लेकिन उनका आप पेमेंट तो करो। वो उसी के लिए आते हैं, वो जो इतना रियाज करते हैं, वो आपके फ्री टाइम के लिए नहीं आते सर। इसलिए जब भी आप आर्टिस्टों को बुलाए तो उनको वो दर्जा, वो इज्जत जरूर दें जिसके वो हकदार है जी। क्या बात है। ये जरूरी भी है कि जब आप आर्टिस्ट को समझेंगे, तभी उस शो में जान भी आएगी और वो अपने दिल से हर चीज जो है बहुत नेचुरली करेगा। नेचुरली से मुझे याद आया कि अभी जब हम बात कर रहे हैं म्यूजिक के इस दौर में, जब चेंजेस बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस इन सेंस कि जब जो लोग इंडस्ट्री में पहले से है और वो नए को जगह बना, जब नया, आप भी कभी नए थे जब इंडस्ट्री में आए थे, तो किन चीजों को फेस करना पड़ा था आपको। सर एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं म्यूजिक, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं उनके पास तब गई थी जब शायद मेरी सैलरी वही 12-13 हजार रही होगी। मैं उनके पास गई, बैठी, उन्होंने मुझे यूं देखा, दिल्ली की बात है, और देख के उन्होंने कहा कि वंदना जी आप कितना कमा लेती हो। मैं बहुत बड़ी बात आपको कह रही हूँ जो मेरे साथ बीती है। वंदना जी आप कितना कमा लेते हो। मैंने कहा अभी तो ट्यूशन्स मेरे होते हैं म्यूजिक का, मैं ट्यूशन करती हूँ और ट्यूशन करके ही सारा काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप पीछे मेरे ना कुछ बच्चे हैं जो कोरस कर रहे हैं, आप उनके साथ कोरस कर लीजिए। उन्होंने मुझे गाने का चांस नहीं दिया, क्योंकि मेरे शायद कपड़े 100 रुपए वाले सूट होंगे, चाहे 200 रुपए वाले सूट होंगे जो मैं पहन के गई होंगी, तो मुझे काम नहीं मिला। मैं वापस आई, मैंने अपने आप को इतना घिसा है अमित जी, इतनी मेहनत करी है, क्योंकि बहुत लोग पीछे हट जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा नहीं मैं करूंगी, और करके जब 2-3 साल बाद मैंने 4000 का मैंने लेदर का जैकेट बनवाया था, वो मैंने पहन के शूट करवाई थी, और मैंने फेसबुक पे वो डाला, अपने पिक डाली। और आप आश्चर्य करेंगे कि 4 साल बाद उसी बंदे का फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आया और मैं हंसने लगी उस वक्त। ये मेरा अनुभव है, मैं हंसने लगी कि ये वो बंदा है जिसने कहा था कोरस कर लो। और सर आज का टाइम है, वो मुझे इतना कहते हैं वंदना जी एक बार मेरे स्टूडियो पे आप कदम रख दो। उनको नहीं पता कि मैं उस वक्त उनसे मिली हूँ, और मैं आज तक नहीं गई हूँ सर। तो आप समझ सकते हैं, बाकी कहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही दिल छूने वाली बात है, और डायवेक्स के चैनल पे जब भी कोई आर्टिस्ट आता है ऐसे ही दिल से बात करता है। और सच बात है कि जो दिल की स्टोरीज होती हैं वो डायवेक्स के चेहरे पे पता चल जाता है, डायवेक्स के मंच पे आने के बाद, कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं पकड़ता है। तो ये सच्चाई है कि आर्टिस्ट को उस नजरिए से देखना कि भाई उसके कपड़े कैसे हैं, बिना उसकी आवाज सुने और बिल्कुल उसको जज कर लेना बहुत जल्दी। तो सर आज के टाइम में आप देखेंगे, मैं संध्या में भी जाती हूँ, भजन संध्या में जाती हूँ, ओपनली बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पहनावे बहुत अच्छे हैं, माला वाला हाथ में जितने आप घड़ियां वड़ियां इस तरह की सब कुछ आप डाल लें, और आपके गले में सुर नहीं है, फिर भी आप नंबर 1 आर्टिस्ट हो। लेकिन अच्छे गुणिया आर्टिस्ट जो बहुत रियाज किए हुए हैं, सिंपल कपड़े में जाते हैं, उनको नहीं पूछा जाता। क्यों सर? दिखावा। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी अपनी एकेडमी के, जिसका नाम है पंडित संत श्याम कोकिला म्यूजिक कॉलेज, और इसी नाम से मुझे सेंटर भी मिला है प्रयाग से।
क्योंकि बच्चे अब हैं तो प्रयाग से सेंटर भी अब मुझे मिल चुका है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हुई थी, बट बाबा ने सुनी है और आज सेंटर भी है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी कि दिखावा कितना ज़रूरी है। जब मेरी एकेडमी में एसी नहीं थे तो एक मैम आई थी अपने बच्चे को लेकर सिखाने के लिए। उन्होंने देखा ठीक है, सारा कुछ तो ठीक लग रहा है, बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, बच्चा कल से आएगा। जब उन्होंने नजरें घुमाई तो उन्हें एसी नहीं दिखा। जब एसी नहीं दिखा तो उन्होंने, पता है अमित जी क्या कहा? उन्होंने कहा आपकी एकेडमी में एसी नहीं है, मेरा बच्चा तो एसी के बिना नहीं रहता है। चली गई वो। आप मानेंगे नहीं अमित जी, कल होके मैं एसी लेकर आई। आज जहां दिखावा है वहीं पे लोग आते हैं। मैं कहूँ ये सिंपल कपड़े की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। आपके अंदर कितना टैलेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप दिखावा में आओ। मैंने देखा, मेरा अनुभव है। हाथ में बड़े बड़े कड़े पहन लो, अंगूठियां पहन लो, माले पहन लो, अच्छे कुर्ते पहनो, आप दिखने में अगर अच्छे हो तो आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। आज का वो दौर है। पहले का दौर देखिए, कितनी सादगी, शायद बिल्कुल ओनली एक साड़ी में हमारी लता दीदी आती थी और गा के चली जाती थी। आज का टाइम है, हाई फाई है। लहंगा पहनो तो राजस्थानी ड्रेस पहनो, उस पर पहन के माला लगाओ, बाल खोलो, सजो सबरो, तब जाके आपको स्टेज पे लोग देखते हैं। लेकिन गायकी कोई मुझे मालूम है आप किस पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टच आ रहा है हमारा, वो अभी एक लेटेस्ट मूवी में तेरे जागने के बाद में सोई ना समथिंग कुछ ऐसा गाना है ना, उसी के बारे में। जो तो सर मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूंगी, बिल्कुल वो, लेकिन बस अपना मैं चाहूंगा इस गाने को आप अपनी हाँ। जुबान से थोड़ा सा बयां करें। नया पिक्चर का गाना है। वो मैंने गा रखा है, मेरे को लिरिक्स याद नहीं है, पंजाबी टोन का है, धुरंधर मूवी का। अच्छा गाना है, अच्छा गाना गाया है जिसने भी गाया, बहुत अच्छा गाया। मैं किसी पे तंज नहीं कस रही, मैं बस अपना अनुभव बता रही हूँ कि ये सब मेरे साथ हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो भी नए पंजाबी आर्टिस्ट आते हैं या फिर जो सिंगर हैं, वो कहीं ना कहीं जब आप किसी से मिलते हैं तो अब आपको लगता है कि बड़ी इंडस्ट्री में जब ऐसे लोग जाते हैं, काम मांगने के लिए जाते हैं, तो उनका शोषण भी होता है, उनसे कुछ गलत सवाल भी किए जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल गलत सवाल होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि आज मैं पीछे हूँ, तो मेरे पीछे होने का रीजन ही यही है, कुछ चीजें कि मेरे सर पे हाथ नहीं है, पापा मम्मी किसी का भी हाथ नहीं है, अकेली चल रही हूँ लाइफ में। लेकिन जहां मुझे लगता है कि ये रास्ता अच्छा है वही मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने छत दिया, 2 रोटी दी है, गायकी गा रही हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ, मैं खुश हूँ। ज्यादा नाम शोहरत नहीं चाहिए, बाबा जिस दिन देना होगा देगा, लेकिन अच्छे रास्ते। क्योंकि अमित जी दिल्ली में आज शायद पूरी दिल्ली मुझे जानती होगी, लेकिन उस नाम पे जानती है कि एक अकेली लड़की ने नाम शोहरत इज्जत कमाया। पापा मम्मी नहीं है ना, बाकी लोग हैं, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है। और आप क्या मतलब, आप खुद देखिए, माँ बाप के बाद चाचा भाई ताऊ बहन कोई किसी का नहीं होता। तो इसलिए खुद को लेके चलना पड़ता है। अकेले चलो लेकिन हिम्मत ना हारो, हिम्मत हमेशा रखो, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ भी हो तो आपका हेल्प एक भगवान ही करेगा। एक छोटी सी बात बताऊं, आज मेरे पापा मम्मी ने जो मेरे साथ जो भी अच्छा कैरियर बना दिए, सब कुछ कर दिया, लाइफ टाइम तो साथ नहीं है ना सर, वो तो चले गए। आज वो नहीं देख रहे मैं कैसे काम कर रही हूँ, लेकिन सर इतना भगवान का इतना वो रहा, शुक्र करूंगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा रास्ता मुझे दिया कि मैं सुनील शेट्टी जी से मिली, दिलेड़पा जी से मिली, मिक्का जी से मिलकर मैंने प्रोग्राम भी किया गुड़गांव में, और बाकी मनोज तिवारी जी के घर पे भी गई, डिनर किया, बहुत अच्छा रहा, सबका रिस्पांस मेरा बहुत अच्छा रहा है। तो ये मनोज तिवारी की जब आपने बात करी, मिनिस्टर हैं हमारे, जी जी, मनोज तिवारी साहब के अलग अलग गाने भी आए जो भोजपुरी वगैरह में हैं, और आपको लगता है कि जो भोजपुरी म्यूजिक जो है वो इतना ज्यादा कटाक्ष रखता है स्त्रियों पे, खास तौर पे, कि हर गाने में उनका कुछ ऐसा लिरिक्स हो जाता है जो बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। बिल्कुल, इस चीज को मैं मानती हूँ, क्योंकि भोजपुरी गाने के लिए भी मुझे बुलाया जाता है, क्योंकि मैं बेसिकली बिहार से हूँ, समस्तीपुर से हूँ, तभी मैंने ये सवाल किया। लेकिन मैं भोजपुरी नहीं पसंद करती हूँ। मैं अपने बारे में कहूंगी, कुछ लिरिक्स अच्छे आए हैं जो मैं गाती भी हूँ भोजपुरी का। जैसे एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, जहिया से चल गईली छोड़ के हमके, जिंदगी भइले सुनसान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया,
कैसन बारे मोरे रान हो। तो कुछ लिरिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं जो मैं गाती हूँ, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि लिरिक्स अच्छे हों, अच्छे लिरिक्स आने चाहिए जो आज के जनरेशन में जो भी बच्चे हैं वो भी सुन सके, वो भी गा सके। क्या बात है। ये तो रही म्यूजिक से टटोलने की बात की, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग म्यूजिक बनता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन गैप की, तो आज के दौर के जो स्टूडेंट्स हैं जो म्यूजिक सीख रहे हैं, है ना, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि मैं अपने बेस्ट देने से पहले कहीं ऐसा ना हो किसी नेगेटिव सॉन्ग्स की तरफ बढ़ जाऊं। तो ये आपके हिसाब से नेगेटिव सॉन्ग्स कौन कौन से और किस विषय पर होते हैं? सर नेगेटिव सॉन्ग्स क्या ही कहेंगे सर, मैंने एक हनी जी का जो हमारे हनी जी, मैं तो सबका सम्मान करती हूँ, ठीक है, मैं सबका सम्मान करती हूँ। मैं भी उन्हें हनी सिंह के नाम से जानता हूँ। मैं सोचा शायद आप किसी और हनी की बात कर रहे हैं। मधुमक्खियां वैसे बहुत सारी होती है म्यूजिक में, तो हम मधुमक्खियों की बात नहीं करेंगे, हम हनी सिंह की बात कर रहे हैं जो कड़क आवाज से चलते हैं जी। की अगर उनकी मैं बात करूंगी तो उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आजकल जो आप लिरिक्स ला रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बोला था, उन्होंने कहा था पहले के आप सॉन्ग सुन लो, बाहों में चले आओ, चाहे और भी गाने ले लीजिए जितने भी, क्या उसके लिरिक्स, मैं कहती हूँ बंदिशें गाती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, बंदिश गाती हूँ मैं राग में, उसमें ऐसे ऐसे कुछ वर्ड है, बच्चे पूछते हैं मैम इसका मीनिंग क्या है, बंदिशों में ज्यादा है। अब कोई बंदिश में है कि सेज बुलावत, बच्चे पूछते हैं मैम इसके लिरिक्स के मतलब क्या है, अब कैसे बताऊं? सेज बुलावत, हाँ, पिया मुझे सेज बुलावत, ऐसे करके कुछ बंदिश होते हैं। तो अब बच्चों को मैं क्या समझाऊं? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नेगेटिविटी क्या ही बताऊं या नेगेटिव क्या बताऊं। नेगेटिव सॉन्ग पहले भी आते थे सॉन्ग, लेकिन कुछ अलग टाइप से आते थे, साड़ी ही पहन के सारा कुछ शूट होता था, लेकिन पहले भी थे, अभी भी हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि अब फिर से वही वक्त आ जाए जो पहले का वक्त था ना, हमारे जगजीत सिंह जी का गजलों का दौर साहब, मैं गजल गाती हूँ ज्यादा, गुलाम अली साहब, और वो दौर फिर से आ जाए तो शायद म्यूजिक में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो पहले का दौर चाहिए। पहले के दौर के लिए समय की सुइयां जो है पीछे मुड़ के नहीं जा सकती, लेकिन आने वाली जनरेशन को आप सही ज्ञान देके समझा सकते हैं। लेकिन जब आपने बात करी कि गजलों के दौर की, तो एक गजल जरूर हो जाए आपकी आवाज में। बिल्कुल, एक गजल है रागेश्वरी राग में, मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे आज मैं हारमोनियम बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि हारमोनियम पे ही मैं प्ले करके गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। सा गा मा धा नि सा धा नि धा, धा नि धा मा गा मा नि धा मा गा मा रे नि सा धा नि सा गा मा, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, सागा मदानी सा दानी धा मगा। अब जिन्होंने क्लासिकल सीख रखा है उनको पता है कि यार रागेश्वरी राग में है, वो तो लगा सकते हैं, सागा मदानी सा दानी धा मगा मनी धा मगा मरे नि सा धानी धा दानी सा गा मगा गा मदानी धा दानी नि धानी नि धा दानी सा धानी धा मगा मनी धा मगा मरे नि सा धानी सा गा गा मा, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो आपके लिए कहूंगा कि आप ज्यादा लोगों से मत मिलिया कीजिएगा, सच कह रहा हूँ।
क्योंकि आपके अंदर जो इतनी वैरायटी है ना कि कभी आप गजल्स में, कभी भजन में जो निखार लेकर अपने अंदर बैठी है, समाई है, इसीलिए एक गुरु की उपाधि भी आपने पाई है। तो ये सच्चाई है कि आप अपने अंदर जो इतनी वैरायटीज लेके बैठी है, एक बहुत सारी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, और इसी को कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में देना चाहिए। तो इसके लिए आपसे कैसे संपर्क साध सकते हैं? संपर्क के लिए आप मेरी जो एकेडमी है पंडित संत श्याम कोकिला म्यूजिक कॉलेज, उसमें आ सकते हैं। मेरे नंबर भी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी आप भजन सॉन्ग सुनेंगे जहां मैंने जागरण किया है या गजलें भी गाई है, उसमें नंबर आते रहते हैं, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये हमारे साथ थी डॉक्टर वंदना सरगम। वंदना सरगम हमारे साथ थी, और मस्त वाला प्रोग्राम रहा, क्योंकि डायवेक्स की पूरी टीम यहाँ पर एंजॉय कर रही थी। उन्होंने सारे भजन भी सुने, और सच बताएं तो कुछ ऐसा हटके अनुभव ऐसा हो रहा था कि कहीं मानो कि म्यूजिक एंड सोल दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो फिलहाल आज के शो में हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। किसी और दिन डायवेक्स की इंटायर टीम के साथ आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।